भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है उसके एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे पिछले लेक्चर में। 50 क्वेश्चन हमने देख लिए थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाइलिंगुअल। और आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। ये मेरा परिचय है और समय नहीं गंवाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछले वीडियो में और उसके आगे अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए विधायी शक्ति प्रदान करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में दी गई है, पूछ रहा है। बहुत सरल है, आर्टिकल 360 में। 352 नेशनल इमरजेंसी है। 356 राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट्स रूल। एसआर बोम्मई केस पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां पे भी बात आएगी राष्ट्रपति शासन की और जहां पे भी बात आएगी सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की, वहाँ पे हम देखेंगे कि अक्सर यही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसने बोला कि एसआर बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के उपयोग के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए? राष्ट्रपति शासन के लिए इसने मेन रूप से अपना फोकस दिया था। राष्ट्रपति शासन किसमें है? अनुच्छेद 356 में। यही इसका सही जवाब है। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की? अनुसूचित जनजाति यानी कि कौन हो गया? शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसका सही जवाब हो गया 89th अमेंडमेंट। पहले क्या था? अनुच्छेद 338, आर्टिकल 338 में एक था नेशनल शेड्यूल कास्टेस कमीशन। इसको हम लिख सकते हैं नेशनल शेड्यूल कास्टेस कमीशन, यानी हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टेस। फिर उसके बाद उसमें 89th अमेंडमेंट होता है और एक नया आर्टिकल आ जाता है 338A और उससे बन जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये इसका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघीय प्रणाली में अपराध विधि और प्रक्रिया यानी क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर जो है वो किस सूची में है? यानी इस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र की राज्य, सेंटर की स्टेट। तो इस पे कानून दोनों बनाएंगे। ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कौन सा अनुच्छेद यह प्रदान करता है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध या उनमें कमी लाने वाले कानून शून्य होंगे? यानी सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का हनन कर देगी तो फिर ऐसा कानून ही निरस्त हो जाएगा। यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद कर रहा है? सही जवाब है अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13 जहां से बात निकल के आती है न्यायिक समीक्षा की। यानी कोई भी कानून जो बनाया जाता है न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकते हैं कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। उल्लंघन कर रहे होंगे तो उनको निरस्त कर दिया जाएगा। यही है आर्टिकल 13 में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? ये बात कर रहा है संपत्ति के अधिकार की। मौलिक अधिकारों में पहले हुआ करता था, निकाल दिया गया। पढ़ा है हमने, कहाँ गया? 300A में चला गया। कौन सा निर्देशक सिद्धांत राज्य को उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर्स वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्रीज। इसकी बात करता है 43A। कैसे जोड़ा गया? 42nd 42वें संशोधन 1976 से ये ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। किस सुप्रीम कोर्ट केस में ऐसा बोला गया कि 356 का प्रयोग राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होगा? यानी राष्ट्रपति शासन लगाने का जो फैसला है, किसी भी राज्य की सरकार को भंग करके वहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन लगाना है वो राष्ट्रपति की इच्छा पे नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति महोदय को कोई लिखित में सामग्री जानी चाहिए कि इस कारण से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ये नहीं कि राष्ट्रपति के मन में आया तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया, वहां पे सरकार को भंग कर दिया गया। एक बार पुनः इसका उत्तर है एसआर बोम्मई केस। अभी हमने पढ़ा है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित तमाम प्रश्नों के आप उत्तर के रूप में इसको पाएंगे। फिर है कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की सजंग शक्ति प्रदान करता है? जाहिर सी बात है, उत्तर हो गया 312। 1966 में इसी का प्रयोग करके एक नई सेवा बनाई गई जिसे हम कहते हैं भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो कैसे बनती है एक नई ऑल इंडिया सर्विस? हमेशा प्रपोजल इसका कौन देता है? राज्यसभा। ध्यान रखिए, ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है कि ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो हमेशा प्रपोजल राज्यसभा से ही आएगा।
अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आएगा। मौके पे भारत में 3 है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये कहता है कि प्रश्न पूछ रहा है राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ, यानी फेडरेशन के बजाय यूनियन की बात करी गई। किस अनुच्छेद में है? फेडरेशन क्या है? जहाँ पे जो राज्य हैं उनकी आइडेंटिटी मेन है और राज्यों की आइडेंटिटी से मिलके पूरे देश की आइडेंटिटी बनी हुई है, यानी राज्यों ने अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं खोया है। एग्जाम्पल हो गया यूएसए। और संघ क्या है? जहाँ पे देश पहले आया। अब देश बड़ा था तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सरकार चलाना आसान हो जाए इसलिए डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया संघ या यूनियन। और जहाँ पर राज्य मिलके देश बनाते हैं वो क्या हो गया? फेडरेशन यानी कि परिसंघ। तो भारत एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। इसकी बात कहाँ पे करी गई है? अनुच्छेद 1 में ही कर दी गई है, आर्टिकल 1 में। कहता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन का कोई भी विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय को अपनी सहमति देनी ही देनी पड़ेगी, उसको वो वापस नहीं कर सकते। ये व्यवस्था कब करी गई? 24वां संशोधन आया 1971 में, उससे ये व्यवस्था करी गई कि संविधान में संशोधन करना है, संसद ने पास कर दिया है तो राष्ट्रपति इसको वापस नहीं कर सकते। अगला एक सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण केस है कि भाई राइट टू स्पीडी ट्रायल, यानी कोई व्यक्ति बंद है जेल में तो उसकी तेज सुनवाई हो उसके मामले की, सड़ता ना रहे वो जेल में। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वतंत्रता का यानी लिबर्टी का हिस्सा है। किस केस में माना? हुसैनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सही उत्तर हो गया इसका हुसैनैरा खातून केस। स्पीडी ट्रायल, तेज सुनवाई की बात करी गई हुसैनैरा खातून केस में। फिर कौन सा नीति निदेशक तत्व या अनुच्छेद जो है वो राज्य को कहता है भाई कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को आप, कुटीर उद्योग, उनको बढ़ावा दें जो गाँव में लगता है? अनुच्छेद 43 और ये भी किस प्रकार का हो गया नीति निदेशक तत्व? गांधीवादी हो गया, क्योंकि गांधी जी बात करते थे किस चीज़ की? ग्राम स्वराज की बात करते थे। ग्राम स्वराज यानी गांव अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन जाए। जो विलेज है, विलेज शुड बिकम ऑटोनॉमस। गांव की सारी ज़रूरतें गांव में ही पूरी हो जाएं, तो गांव में फैक्ट्री लगाओगे तो ऐसा होगा। तो ये गांधीवादी सिद्धांत है, अनुच्छेद 43 में वर्णन किया गया है। फिर कहता है कि राज्यों की जो बाउंड्री है, राज्यों की जो सीमा है, उसको कौन बदल सकता है? जाहिर सी बात है उसको बदल सकता है कौन? संसद, केवल पार्लियामेंट। आर्टिकल 3 में इसकी बात करी गई है। अनुच्छेद 3 में पहले क्या होगा? राष्ट्रपति महोदय से सिफारिश लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति महोदय भेजेंगे राज्य के पास। राज्य अपनी राय इनको देगा, जो मानी जाए चाहे ना मानी जाए, वहाँ से बिल चला जाएगा संसद में और उसके बाद उसमें सामान्य बहुमत से ही परिवर्तन हो जाएगा। ये भी याद रखें। राज्यों की सीमा बदलने के लिए, नाम बदलने के लिए, एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाने के लिए इत्यादि राज्यों का कुछ भी करना हो उसके लिए केवल सामान्य बहुमत की आवश्यकता है। और यानी कि जितने लोग आए हैं उसमें आधे से अधिक लोगों ने अगर बोल दिया कि ठीक है तो मतलब परिवर्तन हो जाएगा। दल बदल प्रावधान हमने बताया है, पिछली वीडियो में बात की है। जीतने के बाद अगर आपने पार्टी बदल दी या आप निर्दलीय पे टिकट जीते, बाद में आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आपने अपने लोगों के साथ धोखा कर दिया, सरकार में भी अस्थिरता उत्पन्न कर दी, यानी कि आप बिकाऊ हैं। ऐसी परिस्थिति रोकने के लिए 52वां संशोधन 1985 में आया, दल बदल कानून जिसको हम लोग कहते हैं। इसी में आया कि अगर किसी ने दल बदल किया तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। सदस्यता को निरस्त करने का जो फैसला है वो लेंगे स्पीकर, और स्पीकर कई बार मुद्दे को दबाए बैठे रहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन केस 1992 में बोला कि स्पीकर महाराज जो भी फैसला लेंगे इसकी हम कर डालेंगे क्या? न्यायिक समीक्षा। एक साथ कई सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो। गोलकनाथ केस 1967, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। 1951 में शंकरी प्रसाद केस था।
शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई सरकार की जैसी इच्छा वैसा करे, हम कौन है रोकने वाले। इसने बोला कि संशोधन जैसा चाहे सरकार मौलिक अधिकारों में कर दे, चलेगा। 1967 में गोलकनाथ केस हुआ, बोले कि कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कोई संशोधन नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, सरकार के पास ये शक्ति ही नहीं है। अंततः 1973 में केशवानंद भारती केस आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि संशोधन आप कर तो सकते हैं लेकिन सीमित रूप में, यानी कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें छेड़छाड़ करे बिना आप सीमित रूप में संशोधन कर सकते हैं। तीनों केस बहुत महत्वपूर्ण, स्पेशली ये दोनों। अब उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता, तो भैया मौलिक अधिकारों को संशोधन करने के लिए आपको चाहिए विशिष्ट बहुमत चाहिए, और विशिष्ट बहुमत से संशोधन की बात करी गई है अनुच्छेद 368 में। यही है आपका सही जवाब। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य यही जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार पढ़ाएगी, ये उनका मौलिक अधिकार है। ये तो हमने डाल दिया 21A में। इसके साथ साथ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मिलेगी, उनके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, माता पिता की। तो बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये जो मौलिक अधिकार है, ये कहाँ से आया? 86th अमेंडमेंट 2002 से आ गया। फिर बात करते हैं कौन सा मौलिक अधिकार राज्य को भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को समाप्त करने या कम करने वाला कोई कानून बनाने से रोकता है। पढ़ चुके हैं हम लोग, भाग 3 में बात करी गई है मौलिक अधिकारों की, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो कौन सा अनुच्छेद उनकी रक्षा करेगा? ऐसे कानून की कर देगा क्या? न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, और वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, बहुत ही महत्वपूर्ण, शायद सबसे महत्वपूर्ण। आगे बात करते हैं इंदिरा साहनी मामले। 1992 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया रिजर्वेशन को लेकर। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया गया था, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। आरक्षण को हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रखा गया, लेकिन 2 बातें वहां पे करी गई। पहली क्या कि क्रीमी लेयर होगी, यानी जो क्रीम यानी कि मलाई खा रहे हैं, यानी कि पैसे वाले लोग हैं। ओबीसी में जो लोग पैसे वाले हैं क्रीमी लेयर के हैं, और इसके साथ ही साथ मतलब उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा, और 50% से ज़्यादा भी नहीं होगा। रिजर्वेशन दीजिए लेकिन 50% तक, बाकी 50% मेरिट से आप रखिए। ये दोनों बातें करी गई। तो क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन, बहिष्कार क्रीमी लेयर का। पदोन्नति में आरक्षण की बात इसमें नहीं करी गई है, एम नागराज केस में करी गई है। और 50% कैप टोटल रिजर्वेशन पे ये बात भी करी गई है। तो बोथ ए एंड सी इसका सही आंसर हो गया। सही आंसर देख रहे हैं तो बोथ ए एंड सी हो गया। कौन से अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करी गई है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, सरकार का पक्ष रखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में। इंपॉर्टेंट आदमी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह मैंने रखा भी गया है आर्टिकल 76 में। 148 से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे CAG की बात करी गई है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 किससे संबंधित है? संबंधित है ये सहकारी समितियों से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको कई जगह डाला गया। अनुच्छेद 19 में बोला गया कि सहकारी समिति बनाने की आज़ादी आपको होगी, ठीक है ना। पहली चीज़ तो यही है। संविधान में एक नया पार्ट भी जोड़ा गया सहकारी समितियों के लिए। भाई 9 है पंचायत, और ये है म्यूनिसिपलिटी, और ये बन गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। किससे आया? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से आया। फिर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जीविकोपार्जन का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। यानी कि आप किसी को पैसे कमाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए रोक नहीं सकते, उसका मौलिक अधिकार है ये। बहुत महत्वपूर्ण केस ओल्गा ट्रेलिस केस 1985। ओल्गा ट्रेलिस वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, महाराष्ट्र, शायद ऐसा ही कुछ था, नाम याद रखिए। ओल्गा ट्रेलिस केस, इसमें बोला गया जीविकोपार्जन का जो अधिकार है सरकार उससे किसी को वंचित नहीं कर सकती। बोल दे सरकार आपको कि हम आपको कमाने खाने नहीं देंगे, गलत बात है, ऐसा नहीं चल पाएगा। फिर बात करते हैं कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन कहाँ पे है? अभी हमने देखा था नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। तो नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स था 338A में,
और नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है अनुच्छेद 338 में। याद करने की चीज़ है, याद होनी चाहिए। 263 इंटर स्टेट काउंसिल, 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, 312 अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विस। महत्वपूर्ण आर्टिकल तो आपको खैर सारे ही याद होने चाहिए, वरना आपने क्या ही पॉलिटी पढ़ी है। फिर बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को कौन सा है जो बोलता है कि पैसा एक ही हाथ में नहीं इकट्ठा होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, धन का संकेंद्रीकरण, यानी कुछ लोग ही सारा पैसा कमा लें बाकी लोग गरीब रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे है? अनुच्छेद 39B और C में है। फंडामेंटल राइट में होता तो फिर अंबानी, बिड़ला, अडानी नहीं बन पाते ना देश में, सरकार फिर ऐसा होने नहीं देती। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में है तो ऐसा मजबूरी नहीं है सरकार की, कोशिश करती है सरकार उसके लिए हालांकि। तो ये उसका जवाब हो गया। आर्टिकल 39B में इसकी बात करी गई है। फिर उच्चतम न्यायालय के मामले ए.के. गोपालन मामले में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको कब रद्द किया, और अनुच्छेद 21 में उचित प्रक्रिया की अवधारणा पेश की। यानी कौन सा केस है जिसमें ए.के. गोपालन केस था, उसमें जो भी बात कही गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया और फिर बात पलट दी गई। वो है आपका मेनका गांधी केस 1978। किसके संबंध में था? ये था कि भाई आर्टिकल 21 आपका बात करता है लाइफ एंड लिबर्टी की। तो क्या सरकार कोई ऐसा कानून बना सकती है जो लोगों की लाइफ यानी कि जीवन और स्वतंत्रता को सीमित कर दे या हर ले? सरकार कह दे कि जो कोई हंसेगा उसको फांसी हो जाएगी। ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही बात है, सरकार ऐसा चाहेगी तो हो जाएगी। लेकिन बाद में 1978 में मेनका गांधी केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात करी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। केवल कानून बनाने से नहीं होगा, जो कानून होना चाहिए वो न्यायोचित होना चाहिए, न्यायोचित, जस्टिफाइड, फेयर होना चाहिए, तभी आप लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी लिमिट कर सकते हैं, हर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पहले हमने देख लिया, सीएजी की बात कर रहा है। सीएजी किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 148 सीएजी की बात करी गई है। 76 में किसकी बात करी गई थी? अटॉर्नी जनरल की बात अभी 76 में करी गई थी जो हमने पीछे देखा था। ये बोल रहा है कि 356 में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, प्रेसिडेंस रूल होता है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है राष्ट्रपति शासन की। ये कब बोला गया, किस केस में बोला गया? बार बार हमने बोला है राष्ट्रपति शासन की जहाँ भी बात आएगी एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ 1994, यही इसका सही जवाब। महिलाओं के लिए म्यूनिसिपैलिटी में आरक्षण होना चाहिए, ये किस संशोधन में है? 74वें संशोधन में है। 73 में पंचायत की बात करी गई है और 74 में बात करी गई है किसकी? म्यूनिसिपैलिटी की, नगर पालिकाओं की। कितनी सीट होनी चाहिए? 1/3, 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए। संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? सही जवाब है आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 में नए राज्य वो जो भारत का हिस्सा नहीं है उनकी बात हो रही है कि मतलब ये बड़ा खराब नक्शा बन रहा है, लेकिन ठीक है, समझ सकते हैं। ये भारत है। अभी यहाँ पे कोई देश है, तिब्बत वगैरह है उदाहरण के लिए। अब भारत चाहे कि तिब्बत को मिला ले इंडिया में, वो भारत का 29वां स्टेट बन जाए, ऐसा कुछ करना है भारत को, तब आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा। और इंडिया चाहे कि भाई यहाँ पे महाराष्ट्र है, इसको तोड़ के हम विदर्भ अलग बना दें, तो आर्टिकल 3 का यूज़ होगा। तो स्पष्ट है, ये कह रहा है कि मौजूदा राज्यों की बात कर रहा है, इसीलिए नए राज्य की बात नहीं कर रहा है। मौजूदा राज्यों की सीमा में कोई परिवर्तन करना है तो फिर अनुच्छेद 3 का प्रयोग होगा। अनुच्छेद 4 में यही बात ये करता है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होगा उसको 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। मानव व्यापार और बेगार श्रम पे कौन रोक लगाता है भैया? आर्टिकल 23 रोक लगाता है कि आप ये सब मत करें, गंदी बात है, याद कर लें। कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि राष्ट्रपति को दंड, माफी, राहत, स्थगन या छूट देने की शक्ति होगी? कोई कांड हो गया है आपसे और न्यायालय ने बोल दिया है कि जेल जाओ या फांसी दे दी जाए, ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई बचा सकता है तो राष्ट्रपति महोदय ही बचा सकते हैं। और उनको ये सारी शक्तियां कहाँ दी गई हैं? तो अनुच्छेद 72 में उनको सारी शक्तियां दी गई हैं।
अगला प्रश्न है कि नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के निर्देश देता है? पोषण स्तर तभी सुधरेगा जब आप दारू पीना बंद कर दोगे, शराब नहीं पियोगे। और शराब ना पीने की बात करी गई है अनुच्छेद 47 में, यानी यही इसका सही जवाब। अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 में दो बातें हैं। पहला ये कि भाई शराब मत पियो, अब गंदी बात है। दूसरा यह है कि राज्य के जो लोग हैं उनके पोषण का स्तर सुधारना चाहिए। दोनों बातें अनुच्छेद 47 में करी गई हैं। 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण है। वो है मंत्रिपरिषद का आकार, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहले क्या होता था, ढेर सारे लोग सरकार में मंत्री बना दिए जाते थे, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। जितने विधायक हैं आधे से ज़्यादा लोग उसमें एमएलए बन गए। तो ये संशोधन आया 91, उसमें बोला गया कि जो मैक्सिमम 15% जो स्ट्रेंथ है असेंबली की या लोकसभा की, उतने ही मंत्री बन सकते हैं। यानी उदाहरण के लिए अगर 150 एमएलए है किसी राज्य में, तो उसमें केवल 15 एमएलए ही मिनिस्टर बन सकते हैं। इससे ज़्यादा लोगों को आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। सॉरी, 100 एमएलए हैं अगर, तो 100 एमएलए हैं तो 15 से ज़्यादा नहीं बन सकते। 15% की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा का प्रावधान करता है? आर्टिकल 49 से कहता है कि आपके देश में जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, उदाहरण के लिए ताजमहल हो गया, जैसे लाल किला हो गया, रेड फोर्ट, इन सारे चीज़ों की भी आपको रक्षा करनी है। ये कौन बात करता है? आर्टिकल 49 करता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि हम जो संविधान बनाने वाले हैं वो कैसा संविधान बनाने वाले हैं, उसमें हम क्या चाहते हैं, ये पास किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया इसको। किस संशोधन अधिनियम में शिक्षा को समवर्ती विषय बनाया? 42/1976, ये सही जवाब। इसने 5 विषयों को राज्य से निकाल के समवर्ती में डाल दिया। वन हो गया, वन्य जीव, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान देना, और शिक्षा और तौल माप, और इसके साथ न्याय प्रशासन, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के जो बाकी अदालतें हैं उनसे संबंधित जो बातें हैं वो भी समवर्ती में डाल दी गई। ये सब कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गए? राज्य से ट्रांसफर हो गए समवर्ती में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता को परिभाषित करता है? यानी जब संविधान चालू हुआ, लागू हुआ, तो कौन कौन से लोग भारत के नागरिक माने गए? अनुच्छेद 5 इसकी बात करता है। जो लोग भारत में रह रहे थे वे भारत के नागरिक बन गए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 51, अंतिम नीति निदेशक तत्व। 50 क्या कहता है? 50 कहता है कि भाई एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सेपरेशन होना चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। एक ही व्यक्ति प्रशासनिक काम भी ना कर रहा हो और न्यायिक काम भी ना कर रहा हो। 49 अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या, कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, उनकी रक्षा की बात करता है। और 48A फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, इस सब की बात करता है। फिर ये भी हमने देखा, ये घुमा के वही फिर से आ गया है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं कि किसी ने कुछ कांड किया है तो उसको माफ़ कर दें। कौन से अनुच्छेद में है? 52 में है। बहुत ही पुराना और पेट सवाल, बार बार आने वाला। ये लेटेस्ट का है, लेटेस्ट तो खैर नहीं लेकिन महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के कौन से केस में ये बोला गया कि NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज लोगों की नियुक्ति कैसे होती है? कॉलेजियम सिस्टम से होती है, कॉलेजियम। और उसमें क्या होता है, जज ही जज को नियुक्त करते हैं। तो आरोप लगते हैं कि भाई परिवारवाद वहाँ पे हो रहा होगा। जज लोग अपने भतीजे को, बेटे को, रिश्तेदार को जज बना देते हैं, ऐसे आरोप रहते हैं इसमें। इसको बदलने के लिए सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लेके आई, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया, बोला कि ये मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। और ये जो केस जिसमें कैंसिल हुआ वो था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इसका सही जवाब हो गया।
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे आपके खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसकी बात करता है अनुच्छेद 15। 14 समता की बात करता है, 15 बात करता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। 19 में तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और 17 छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। 102वें संवैधानिक संशोधन ने किस निकाय को संवैधानिक दर्जा दे दिया, यानी कौन सा ऐसा आयोग था, कौन सा कमीशन था जो पहले संवैधानिक दर्जा उसको नहीं प्राप्त था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, तो वो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। ये पहले से ही है और ये दोनों अभी संवैधानिक नहीं है। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि देश का जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, हमारे देश की जो संस्कृति है, उसकी आप रक्षा करें। 11 है, याद करना थोड़ा कठिन है पर मैंने वीडियो में पढ़ाया है, अगर कोई याद करना चाहता है तो उसको देख सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 51A F। और आज के लिए फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। थैंक यू।